पहला जो इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे ये विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो कल बेटा मनाया गया था विश्व रक्तदान दिवस। और रक्तदान में देखो वैसे तो कुछ ऐसे रक्तदान दिवस पूछ लेते हैं सीधा, क्योंकि वन डे एग्जाम में दिवस डेज वगैरह ज्यादा पूछते हैं। तो एक और चीज तुम्हें इसमें याद रखनी है कि कौन कौन से होते हैं, ए बी और ए बी और ओ। ठीक है, तो ये सब इसमें ओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो ओ। ठीक है, क्योंकि ओ जो है वो सबको दे सकता है, बट ओ के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो भी पर्सन ओ पॉजिटिव है उसको कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि वो एंटीजन और एंटीबायोटिक जो एंटीजन्स होते हैं उसके मैच नहीं कर पाते। मैच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसका ब्लड वहां क्लॉग हो जाएगा। जो ब्लड होता है वेन्स में वो क्लॉग हो जाएगा। क्लॉग मीन्स क्या होता है, जम जाता है। जैसे वो नहीं होते किसी चीज के मिक्सचर से कोई चीज जम जाती है तो वो क्लॉग हो जाएगा वहां पर। और या फिर उसका जो थिकनेस है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो बहेगा ही नहीं, ऐसा होता है। क्लॉग होना उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया था। अब विश्व रक्तदान दिवस का 2023 का जो थीम है बेटा वो है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। देखो गिव ब्लड तो है ही, बट उसके साथ प्लाज्मा भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, जिन लोगों को प्लाज्मा, जिन लोगों में कमी हो जाती है और उनको उससे डिसीज हो जाते हैं तो उनके लिए प्लाज्मा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का। तुम पढ़ चुके हो क्योंकि ब्लड का पार्ट होता है। तो जिनको चाहिए होता है तो वो फिर जो डोनेट करके जाते हैं उसी से सेपरेट कर लेते हैं प्लाज्मा को, हीमोग्लोबिन उसका अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज होनी, तो ये बस ये चीजें याद रखना। अब ये देखो हाल ही में किस देश ने यूनेस्को फिर से ज्वाइन करने का निश्चय किया है, यूएस। अब यूएस की बहुत अलग सी कहानी है यूनेस्को को लेकर। अच्छा सबसे पहले तो तुम यूनेस्को समझो, यूनेस्को क्या है बेटा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक और एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को, ये हुआ था बेटा 1945 में, 1945 में ये बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब ये क्यों बना था, देखो इसका मेन जो इसका यूनाइटेड नेशन, इसका यूनेस्को का शॉर्ट में हम कहेंगे, यूनेस्को का जो मेन पर्पस था वो था एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरली अदर कंट्रीज में क्या करना है, पीस फैलानी है, मतलब शांति स्थापित करनी है एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के तौर पे और इसके साइंटिफिक तौर पे। तो यूनेस्को, तुमने देखा होगा ना, यूनेस्को का एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, कितनी है, कौन कौन है, देखो ताजमहल भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट मीन्स के वो विश्व की विरासत है एक तरह से। और उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके देखभाल के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को से भी फंड आता है। क्यों, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि विश्व में बहुत कम है। जैसे कि अगर हम देखें तो 7 वंडर में ताजमहल भी आता है। और ताजमहल ही क्यों, कुतुब मीनार भी है हमारे, और बहुत सारे हमारे मंदिर है, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और अजंता और एलोरा में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या था, कैलाश नाम से है कुछ, मैं तुम्हें बताती हूँ। एलोरा में एक मंदिर है और बहुत सारे मंदिर भी है, जैसे कि खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के टेम्पल कहाँ पे, उज्जैन में। तो खजुराहो के टेम्पल भी उसमें है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अब तो ये बनाने का क्या पर्पस रहा, जरूरी क्या रहा, एक तो यूनेस्को जिसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे देता है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसके लिए टूरिज्म बढ़ जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा ताजमहल को लोग देखना आते हैं खूब। ठीक है, या खजुराहो के टेम्पल इतने फेमस है कि वहां पर लोग आते हैं। अजंता एलोरा का तो नाम तुमने सुना ही होगा, सबसे ज्यादा एंशियंट, कम से कम वो पता कितनी पुरानी है, 2nd सेंचुरी। तुम अंदाजा लगा सकते हो 2nd सेंचुरी कब थी, जब गौतम बुद्धा थे, जीवित थे। और उनके टाइम पे जो बुद्धिस्ट मंक थे वो उन गुफाओं में जाके, क्योंकि बुद्धिस्ट मंक कैसे थे, उन्हें संसारिक जो वो था ज्ञान या संसार की जितनी भौतिक सुख थे वो उनसे परे थे। वो जाके वहां पे उनमें बौद्ध भिक्षुक वहां रहने लगे। अब सोचो वहां पे एलोरा में या अजंता में कैसे उन्होंने वो गुफाएं उस समय काटी होंगी।
और उन गुफाओं को काट के उन्होंने कैसे वहां पे पेंटिंग कर रखी है बेटा, ऊपर भी भित्ति चित्र तुमने देखे हो, और वहाँ भगवान गौतम बुद्धा की भी है, ठीक है। और कुछ गुफाओं में वहाँ पे इनके विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान की भी पिक्चर्स है, कहानियां हैं। और एक और है शिवा, शैव जो वे हैं भगवान शंकर, उनके बारे में भी वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। और वो भी है कि रावण ने कैलाश पर्वत जब उठाया था, वो कहानी भी वहां पे डिपिक्ट है कि कैलाश पर्वत रावण ने उठा लिया था। तो वो सारी चीजें वहां पर उसमें डिपिक्ट है। तो ये सारी चीजें इनको यूनेस्को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाती है तो बेटा हमारा ही फायदा होता है। क्या होता है, दूसरी कंट्री वहां पर हमारे यहाँ आएंगी टूरिज्म के तौर पर और उनको देख लेगी। अब यूएसए ने इसे फिर से ज्वाइन किया है। यूएसए का सीन थोड़ा अलग है क्योंकि बेटा यूएसए सबसे ज्यादा फंडिंग हमें, मतलब यूनेस्को को सबसे ज्यादा जो फंडिंग आती है वो यूएसए से आती है, ठीक है। अब रिसेंट का, पहले का तो मैं बता नहीं रही, रिसेंट का मैं बताऊंगी। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप बना था ये पीएम वहां का प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को से निकल गया था, सदस्यता वापस ले ली थी कि हम नहीं इसमें पार्टी बन रहा है, ठीक है। अब इसका दिमाग में क्या था कि यूनेस्को डिस्क्रिमिनेट करता है हमें। देखो वो डेवलप्ड कंट्री है, सबसे ज्यादा फंडिंग वो करता है, तो ये यूएस से सबसे ज्यादा क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी छोटी ब्रांच, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं डब्ल्यूटीओ, ये हर किसी का उल्लंघन करता है डब्ल्यूटीओ में या इसमें यूनेस्को में, क्योंकि फंडिंग सबसे ज्यादा इसकी है, तो इससे ज्यादा वो दिखाता है कि हाँ मैं फंडिंग ज्यादा करता हूँ तो हम अपनी शर्तों पे चलाएंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये अब फिर से यूनेस्को में जुड़ने की इसने बात कही है। अब यूनेस्को में कुल कितने सदस्य है, क्योंकि सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो 193 तो सदस्य इसमें है परमानेंट टाइप, और 11 सहायक है। सहायक मतलब एसोसिएट, फुल मेंबरशिप इन्हें नहीं मिली हुई। और 3 यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र हैं, इसमें कुक आइलैंड है, फिलिस्तीन है और न्यू। ये छोटे छोटी जो कंट्रीज हैं, कुक आइलैंड, फिलिस्तीन और न्यू। फिलिस्तीन वही इजराइल वाला जो इजराइल के साथ झगड़ा रहता है इनका, ठीक है। तो ये वो है, ये कुछ इसके सदस्य राष्ट्र है। अब सेकंड है मिस वर्ल्ड 2023 प्रतिस्पर्धा कहाँ आयोजित की जाएगी, तो बात ये हो रही है कि भारत में की जाएगी, और इस बार मिस वर्ल्ड 2023 भारत में होगा। अभी लास्ट मिस वर्ल्ड कौन बनी है इंडिया से, कौन बना था? हर्ष बना था। वो तो मिस्टर वर्ल्ड बनेगा ना, ये तो मिस्टर वर्ल्ड बनेगा, मिस्टर वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड तो लड़की होती है। अच्छा, इंडिया में होगा ये। और देखो लास्ट जो बनी थी वो 2017 में बनी थी, याद रखना, मालुषी शिल्लर। और वो कितने साल बाद बनी थी, 17 ईयर्स, 17 साल बाद बनी थी। उससे पहले कौन बना था, 2002 में बनी थी प्रियंका चोपड़ा, याद है? 2002 में बनी थी मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के बाद वो बनी है, ठीक है, ये मानुषी चिल्लर। और मिस यूनिवर्स कौन था अभी हमारे इंडिया का, हरनाज संधू, हरनाज कौर संधू, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखा करो, आ जाता है। और अभी करंट में कौन है मिस वर्ल्ड, कैरोलिना। अभी वो आई भी थी, इंडिया भी आई हुई थी वो, ठीक है, कैरोलिना आई थी, हाँ। कल्चरल प्रोग्राम जो हुआ था उसमें भी आई होंगी, ठीक है। चलो आगे, हिरोशिमा एआई प्रोसेस, शॉर्ट में इसे कहेंगे एआई प्रोसेस को हिरोशिमा एआई प्रोसेस, HAP का उद्देश्य क्या है? तो जो हिरोशिमा में बेटा वो हुआ था ना, अभी इसकी G7 की जो मीटिंग हुई थी, हिरोशिमा में हुई थी ना G7 की मीटिंग, तो इन्होंने एआई को रेगुलेट करने के लिए वो किया है वहां पर। जैसे कि हमारे भी कंसर्न है बेटा कि हम अब एआई, वैसे तो सब जगह है, लेकिन जो ओपन एआई वाला सिस्टम अब आ रहा है, चैट जीपीटी वगैरह, और भी बहुत सारी फर्म है और भी बहुत सारी चीजें, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कंट्री अभी इनका उसमें वो निकला था एक मीटिंग में कंक्लूजन कि किस तरह से रेगुलेट करना है, ठीक है। मतलब हमारे, और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इन्होंने रेगुलेट करने की अपनी कंट्रीज में बात किया। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे बेटा आईटी रूल्स है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रूल्स 2018,
उनके हिसाब से अगर वो हमारे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कोई कंप्लाई नहीं कर पाता है तो हम वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट एक चीज बताती हूँ, एक एग्जीक्यूटिव है इसका ट्विटर का पुराना कोई एग्जीक्यूटिव है, वो तो वो तो ओनर ही है, इसमें एग्जीक्यूटिव रहते हैं ना, कि जो उसको संभालता कौन है, अभी बताती हूँ, देखो उसका नाम, हाँ, जेक डॉर्से। जे ये ट्विटर का फॉर्मर सीईओ है, ठीक है, सीईओ है। तो इसने मतलब एक तरह से एलिगेशन लगाए हैं कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट वाज सपोर्ट मतलब व्हाट वाज डिमांडिंग कि हम इनके आईटी रूल्स के हिसाब से चले। और 2021 में जो फार्म बिल पर जो प्रोटेस्ट हुआ था इनका किसानों का, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था उस समय हमसे कि इनके नंबर्स दो, जिसके ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं हम उनको ब्लॉक करेंगे। और हमसे कहा भी गया था कि इनको ब्लॉक करो, नहीं तो ट्विटर को यहाँ बैन कर दिया जाएगा, हम ट्विटर चलने नहीं देंगे। तो इसने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, अब सच्चाई है नहीं, क्योंकि देखो कंट्रीज हमेशा एक टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ही रहती है, इनकी भी, कंट्रीज की भी। तो एआई को लेकर भी कल ना कल, क्योंकि ट्विटर को लेकर जब हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मार्केट ट्विटर का इंडिया में है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर इंडिया में है, सब सब नेता बने घूम रहे हैं, वो ट्विटर पे ही लगे रहते हैं 24 घंटे ट्वीट करने पे। बट एक और चीज भी है, हर चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव ये है कि अगर तुम्हें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, जो वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसे टैग करके तुम उसे को प्रॉब्लम बता सकते हो और वहाँ सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, रादर के तुम उस मिनिस्ट्री में जाओगे, वहाँ अपॉइंटमेंट लेके बात करोगे, उससे अच्छा ट्विटर पे हो जाएगा। तो हर चीज का बेनिफिट और वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होती है। लेकिन ओपन एआई को लेकर हमारे कंसर्न वही है, एक तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर और एक हमारी बेटा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि अगर तुमने सुना हो कभी, तो चाइना कुछ कुछ एप्स जो है चाइना की हमारे यहाँ पे क्यों बंद हुई थी, कभी रीजन जानने की कोशिश की? चाइना कुछ उसमें डाल देता था, काइंड ऑफ वायरस या कोई ऐसा मालवेयर वगैरह कुछ ऐसी चीजें डाल देता था, जिससे क्या होता था, उस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी फर्म के पास जा रही है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट के जो मोबाइल फोन है वहां पर इंस्टॉल किया गया, जैसे तो वहां पर कुछ जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, जैसे सीबीआई है या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहां पर ये ऐप वैप किसी को इंस्टॉल नहीं करने दिए जाते, क्योंकि वो मान लो वो कोई चीज चला रहे हैं, अपने सिस्टम में चला रहे हैं कोई भी चीज, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, ठीक है। तो चाइना ऐसे करता था, तो इसलिए ओपन एआई को लेकर भी हमारे लिए यही कंसर्न है। बेनिफिट एक तरफ है लेकिन कंसर्न ज्यादा है, ठीक है। बेनिफिट तो ये काम तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। ओपन एआई चैट जीपीटी लाके क्यों ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ लिमिटेड वो है काम, वहां पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट और इन चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल दो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो बैठते हैं जजमेंट टाइप करने वाले, भाई उनकी वो रहती है जॉब। अब मान लो चैट जीपीटी हमने लॉन्च कर दिया, उनकी तो वहां से जॉब चली जाएगी, है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं कंसर्न रहेंगे, तो हमारे यहाँ भी रेगुलेशन हमारे आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा तो हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये है एक आम है, हारी इशाद आम, ये बहुत फेमस है, कन्नड़, जो कर्नाटका का है। और ये किस राज्य में, ये है अंकोला तालुक, उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटका में उगाया जाता है। तो आम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं उगते बेटा, साउथ इंडिया में भी उगाए जाते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इस आम की क्या खास बात है, इस आम का एक अलग एरोमा होता है, मतलब इसकी एक खुशबू अलग ही होती है, इसका पल्प ज्यादा होता है और डिस्टिंक्ट इसका साइज होता है, मतलब मे भी बड़े साइज का ही होता है। तो जीआई टैग मिला हुआ है इसे। अच्छा, जीआई टैग तुमने सुना है, कुछ कुछ चीजों को जीआई टैग मिले हुए हैं, जैसे कि बंगाल का जो रसगुल्ला है, व्हाइट व्हाइट वाला सफेद रसगुल्ला ही तो होता है, बंगाली रसगुल्ला जिसे कहते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ। क्यों मिलता है जीआई टैग, पता है तुम्हें? आगरा का जैसे पेठा हो गया, और कुछ जगह की एम्ब्रॉयडरी, जैसे कांचीपुरम की क्या है, साड़ियाँ, कांचीपुरम की साड़ी है, बनारसी साड़ी जैसे हो गया, कांचीपुरम का भी कुछ कपड़ा टाइप ही है कुछ। और जैसे पश्मीना शॉल हो गया कश्मीर का,
तो इनको जीआई टैग मिला हुआ था। जीआई टैग क्या होता है पता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो उस पर्टिकुलर रीजन में स्पेसिफिकली कहीं उगाया जाता है, तो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि उसका प्रोडक्शन और उसका प्रमोशन कर सकें हम, ठीक है। और ये 10 सालों के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 साल के बाद फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर किसी और जगह ये चीजें होने लगी तो उसको मिल जाएगा फिर। तो ये स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ठीक है। और ये कितने साल के लिए मिलता है? 10 ईयर्स के, ठीक है। ये 10 ईयर्स के लिए मिलता है। अभी उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में जीआई टैग के लिए लेकर एक केस चला था, तो फिर उसका जजमेंट यही आया था कि देखो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है ये कंसर्न नहीं था, रसगुल्ला बना कहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे बना है, तो भगवान श्री वहाँ पे जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथ वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद था, यहाँ बनता था। पश्चिम बंगाल में कहते थे कि नहीं हमारा है। तो इनमें रहता था कि किसको मिलेगा जीआई, तो जीआई फिर बंगाल को ही दिया। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जीआई तो बंगाल को मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वहीं बन रहा है। जो बनाने का प्रोसेस है उसको मिला है, ओरिजिनेट का हुआ उसको नहीं मिला। जो एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि बासमती राइस है, सब उगा लो, लेकिन हमारा जो बासमती राइस है इंडिया का, उसकी एक अलग अरोमा है, और वो अरोमा हर मिट्टी में नहीं आएगी। उगा लो तुम कहीं भी वो सीड, लेकिन वो जो हमारे पर्टिकुलर हमारी काली मिट्टी है, वहां जो वो बासमती राइस उगता है उसकी अलग खुशबू होती है। तुमने देखा भी होगा, वो कहीं बनता है जब बासमती, हमारे घर में नॉर्मल बासमती भी बनता है तो खुशबू हो जाती है घर में, ठीक है। तो वो उसको मिला। ऐसे ही रसगुल्ले का सीन था। तो अब ये एक और आया है, हमारी भाषा हमारी विरासत। हमारी भाषा हमारी विरासत, देखो बेटा ये लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये कुछ एक इनिशिएटिव चलाया था, और इसको ऑर्गेनाइज किया है जो वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी मीनाक्षी लेखी, ठीक है। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, मीनाक्षी लेखी ने, हमारी भाषा हमारी विरासत। अब एक और है, नेक्स्ट है अनक काराकातो। ये बेटा बहुत खतरनाक कह सकते हो तुम, बहुत एक्सप्लोसिव वोल्केनो है इंडोनेशिया में, और ये अभी रिसेंट में एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है। फिर से ये एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो गया है, ये अनक काराकातो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ठीक है। और जो ज्वालामुखी है ये यहाँ पर, तुमने अभी कांगो का मैं बताती, लास्ट ईयर कांगो में, कांगो रिपब्लिक सुना है नाम, अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे एक वो था, ये क्या बोलते हैं, माउंटेन, ये वोल्केनो। तो वहां पे वोल्केनो विस्फोट हुआ तो पता है लेयर चढ़ गई थी एक पूरे गांव पे, वो गांव खाली करा दिया गया था। वो ऐसे विस्फोट हुआ था कि बिल्कुल ऐसे जैसे पानी बहता है ना धीरे धीरे, ऐसे नीचे तक मिला हुआ, तो वो गांव खाली करा दिया गया था। और एक वहां पर है इसमें यूएस के आसपास गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक आइलैंड था, पोर्टो रिको के आसपास एक आइलैंड था, वो पूरा का पूरा आइलैंड ही वोल्केनो में दब गया। उसमें जो 2 लाख कुछ लोग थे, सब पूरा पूरा जो उसमें गांव था, वो जो भी सिटी या जो भी था, वो पूरा सोते हुए, पता ही नहीं चला। जो वोल्केनो से लावा निकलता है, हाँ उसमें मिनरल भी होते हैं बहुत, और बहुत कीमती भी होता है वो। देखो कीमती इन द सेंस कि जो जैसे कॉन्गो वगैरह में ऐसी जगह पर है तो वहां पे माइन है गोल्ड की, तो हाँ होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं बेटा। और जैसे कि अगर तुम इसकी बात करो, जो ये होता है हमारे डेक्कन प्लेटो जो है, क्या बोलते हैं, ये डेक्कन प्लेटो यानी महाराष्ट्र कर्नाटका का पूरा जो रीजन है, ये डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी है वो रिच है, फर्टाइल है और रिच है। तो यहाँ पर माइंस है कुछ कुछ, तो वो कोलार माइंस यही तो थी। केजीएफ जो सुना है तुमने कि कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ ही तो है। अब इसकी केजीएफ की कहानी क्या थी, रिसेंट तुमने सुना ना केजीएफ क्या है, तुमने तो मूवी देखी है ना, बट मूवी में जो दिखाया गया है दैट इज स्टोरी, है ना, वो स्टोरी है। बट रियलिटी क्या थी कि केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस थी, इंडिया की सबसे डीप माइन में से मानी जाती थी, ठीक है, सबसे डीप माइन होती थी। और उसमें क्या होता था
कि ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉइट कर लिया उसे, इतना एक्सप्लॉइट कर लिया कि आखिरकार वो 1990 के अराउंड में बंद करवानी पड़ गई गवर्नमेंट को, क्योंकि बेटा घाटे में जा रहे थे। इतनी तो कॉस्ट, इतनी तो उसकी हमें उससे एडवांटेज भी नहीं हो पा रहा था जितनी उसकी कॉस्ट लग गई। उससे सोना निकालने में जो कॉस्ट लग रही थी ना, उतने में तो दुबई से मंगा लेते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्सपोर्ट करना है हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो इंपोर्ट कर लेंगे, क्यों इतना पैसा लगाना। तो वो माइन बंद करवानी पड़ी। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन जो है ब्रिटिशर्स ने किया था उस समय, क्योंकि वो सब एरिया पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में था। और उसके साथ साथ वहां पे जो जैसे मूवी में पॉपुलेशन दिखाई गई है, वहां पे जो वर्कर्स थे जब वो बंद हो गई तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। वहां जितनी भी वर्कर्स थे बेचारे, फिर उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, और अभी भी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रहने के लिए कोई किसी तरह का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द सैड स्टोरी। मूवी में तो दिखाया है कि वो देयर इज अ पर्सन रॉकिंग, तो था कोई एक, बताते हैं कि कोई था ऐसा जो वहां पे करता था। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स बहुत होती थी। केजीएफ में जैसे मूवी में भी दिखाया गया है ना, सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स रियल में भी होती थी कि कौन एक्सप्लॉइट करेगा। अब क्या होता था, वर्कर्स को उतना पे नहीं करते थे जितना उनसे काम करा लिया जाता था दिन रात, तो वो था। तो वहां पे क्यों है, तो फिर वहां पे कोल माइंस क्यों, वो गोल्ड माइंस क्यों थी, क्योंकि बेटा एक टाइम पे हमारा इंडिया वोल्केनिक इरप्शन से भी गुजरा है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इंडिया कहाँ था, अंटार्कटिका में। वहां से ये चला है, ये पूरी प्लेट चली है ओशन की, और ये 1 सेंटीमीटर पर डे जा रही है। अब तुम देखते हो हर साल कोई ना कोई वो अर्थक्वेक क्यों आता है हर जगह, कहीं ना कहीं। जैसे कि अभी भी ट्रिमर्स हमें फील हुए थे, अभी रिसेंट में भी आया था। तो क्यों फील होता है वो, बेटा नीचे डिसबैलेंस है, अभी भी जो प्लेट है वो मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम बिगड़ जा रहा है, तो मूव कर रही है, तो वो एशियन प्लेट में जाके सबडक्ट हो रही है। ठीक है, अब एशियन प्लेट में जाके सबडक्ट होगी तो वहां पे हिमालय भी तो है। अब तो वो जब वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा किसी तरह का, तो वो चीजें रीजन में आसपास दिखाई देने को मिलती है। इसलिए हिमालय का जो रीजन है, नेपाल, जम्मू कश्मीर, हमारा बिहार का जो एडजॉइनिंग एरिया है ये, और इसमें फिर पाकिस्तान भी, और कुछ कुछ पार्ट राजस्थान का भी है, ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। मतलब यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये था, तो रियल में है कोलार और गोल्ड माइंस, और इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। वल्केनिक इरप्शन में सब तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हाल ही में किस देश में वाइल्ड फायर, देखिए ये बहुत वो गंभीर बात है। अभी तक कनाडा में वाइल्ड फायर हो रही है। अब कनाडा तुम सोचो कहाँ पर है, टेम्परेट रीजन में है, और आधा पार्ट तो उसका टुंड्रा रीजन में चला जाता है। अब टेम्परेट रीजन क्या है, ठंडी ठंडी जगह है, और वहां पर वाइल्ड फायर हो रही है। सोचो क्यों, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बेटा ग्लेशियर वहां का कम हो चुका है, स्नोफॉल वहां पे कम पड़ रही है, तो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्नोफॉल वहां पे कम हो रही है, स्नोफॉल कम होने की वजह से जो लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग फॉरेस्ट पे गिरती है तो उससे आग लग रही है, तो वहां पे वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गई है कनाडा में। तो ये गंभीर विषय है सभी के लिए।